This video lecture is about depreciation, devaluation, demonetization. Presented by me अभिषेक चित्रांश और ये हमारे इंडियन इकॉनमी लेक्चर सीरीज़ का 16th लेक्चर है। इसमें हम डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, डिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन और डीमोनेटाइजेशन मतलब विमुद्रीकरण को समझेंगे। सबसे पहले डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन दोनों में एक इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है जो कॉमन है, वो ये कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, घरेलू मुद्रा है, उसका मूल्य, उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो जैसे हमारे लिए रुपए, जब भी रुपए का मूल्य, रुपए की वैल्यू फॉरेन करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा तो आप कहेंगे उसको कि वो डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डिवैल्यूएशन जब भी होगा तो गवर्नमेंट के थ्रू होगा। गवर्नमेंट ने अगर जानबूझ करके कॉन्शियसली उस डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम किया है तो उस सिचुएशन को आप डिवैल्यूएशन कहेंगे, और अगर बढ़ाया है तो उसको रीवैल्यूएशन कहेंगे। वहीं डेप्रिसिएशन तब जब इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, बल्कि ये मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस है जहाँ पर डॉलर की डिमांड अधिक है और सप्लाई कम। तो डॉलर की डिमांड अधिक होने पर, सप्लाई कम होने पर उसका प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रुपी। तो रुपी अधिक पे करना पड़ेगा उस डॉलर को परचेज़ करने के लिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि रुपी की वैल्यू कम हुई है दोनों ही कंडीशन में, तो आपका क्या कहलाएगा? वो डेप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों इफेक्ट में सेम है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है उसके बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि आपको किसी फॉरेन करेंसी में अपनी इंडियन रुपी को कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करना है, तो कितना डोमेस्टिक करेंसी पे करने पर फॉरेन करेंसी मिलेगा, वही उसका एक्सचेंज रेट है। तो अगर 50 रुपये देने पर $1 मिलता है तो उसका 50 रुपीज़ पर डॉलर एक्सचेंज रेट कहलाएगा, और अगर 100 रुपीज़ देने पर $1 मिलता है तो 100 रुपीज़ पर डॉलर कहलाएगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तब जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी डॉलर का एक्सचेंज रेट इतना होगा, जैसा कि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। और मार्केट एक्सचेंज रेट तब जब गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, मार्केट पर छोड़ दे कि मार्केट डिसाइड करे उस डॉलर का प्राइस कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू रुपी। इसी मार्केट एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा तरीका क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मतलब गवर्नमेंट ने छोड़ तो दिया है मार्केट के ऊपर, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम अपने एजेंसीज़ के थ्रू उसमें इंटरफेयर करते रहती है गवर्नमेंट, जिससे कि डॉलर के प्राइस को फ्लक्चुएट कर सके जैसा कि उसको रिक्वायर्ड हो वैसा, जो हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस डायग्राम में एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में कोई भी कमोडिटी परचेज़ करना है या सेल करना है, पूरा ट्रांजैक्शन किस में होगा? डॉलर में, जो सबसे अधिक एक्सेप्टेबल करेंसी है। और हमने अपने एग्जाम्पल में भी इसको कंसिडर किया। हालांकि हार्ड करेंसी इट मीन्स डॉलर, यूरो, येन कोई भी हो सकता था, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने डॉलर, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए डॉलर कंसिडर कर लिया। तो फॉरेन मार्केट में डॉलर में ही एक्सचेंज होगा। तो आपको कमोडिटी सेल करना है फॉरेन मार्केट में तो उसके बदले में डॉलर मिलेगा, कमोडिटी परचेज़ करना है तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर डॉलर होल्ड नहीं कर सकता कोई भी, उसको रुपी ही ट्रांजेक्ट करना पड़ेगा। और जब रिक्वायरमेंट होगी उसको इंपोर्ट करने की, मतलब फॉरेन मार्केट से कोई कमोडिटी उसको परचेज़ करना है, उस कंडीशन में उसको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, तो डॉलर उसको कौन अवेलेबल करवाएगा? एग्जिम बैंक इंडिया में। तो इंडिया का एग्जिम बैंक इंटरमीडियरी के तरीके से काम करता है। तो जिसको फॉरेन मार्केट से कमोडिटी परचेज़ करना है वो इंपोर्टर कहलाएगा, आयातक कहलाएगा। वो एग्जिम बैंक से डॉलर मांगेगा रुपी दे करके, और उस डॉलर से वो कमोडिटी परचेज़ कर लेगा। और जो एक्सपोर्टर होगा, निर्यातक होगा, वो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी सेल करेगा, उसके बदले में उसको डॉलर मिलेगा, वो डॉलर दे करके एग्जिम बैंक को वो उससे रुपी ले लेगा। इस तरीके से जो एक्सपोर्टर है वो डॉलर की सप्लाई क्रिएट कर रहा है, और जो इंपोर्टर है वो डॉलर की डिमांड क्रिएट कर रहा है। एक्सपोर्ट अधिक होगा, उस कंडीशन में डॉलर की सप्लाई अधिक होगी, और डॉलर की सप्लाई अगर अधिक होगी और डिमांड कांस्टेंट है या डिमांड कम हो रही है, तो डॉलर का प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू रुपी कम होगा, डॉलर सस्ता होगा।
वहीं इसका उल्टा अगर इम्पोर्ट बढ़ रहा है तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और अगर उसकी सप्लाई कांस्टेंट है या कम हो रही है, उस कंडीशन पे डॉलर का प्राइस लगातार बढ़ता चला जाएगा और आप कहेंगे कि आपकी करेंसी जो है वो डेप्रीसिएट हो रही है। आरबीआई इसको मैनेज करने के लिए इंटरफेयर करता है अपने फॉरेक्स अकाउंट के थ्रू, जिसको आप फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट कहते हैं। तो एक्जिम बैंक से आरबीआई डॉलर परचेज़ कर लेता है और अपने फॉरेक्स में रख लेता है। उस कंडीशन पे डॉलर कम हो जाएगा एक्जिम बैंक के पास, और जब एक्जिम बैंक के पास डॉलर कम है, सप्लाई कम है और इसकी डिमांड उतनी ही है या उससे बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में डॉलर कम है और उसकी डिमांड उतनी ही है या उससे बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में डॉलर का प्राइस जो हो जाएगा बढ़ जाएगा और आप कहेंगे कि आपका रुपये डिप्रिसिएट कर गया, मूल्य ह्रास हुआ रुपए का। वहीं इसका उल्टा जब आरबीआई अपने फॉरेक्स में से डॉलर सेल कर देगा एक्जिम बैंक को, तो एक्जिम बैंक के पास डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर डॉलर की डिमांड उतनी ही है या उससे कम हुई है, उस कंडीशन पे बढ़ी हुई सप्लाई का रिज़ल्ट ये होगा कि डॉलर का प्राइस मार्केट में कम हो जाएगा और आप कहेंगे कि हमारा रुपये जो है वो मजबूत हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ट्रांजैक्शन को, और आरबीआई चूँकि इंटरफेयर कर रहा है अपने फॉरेक्स अकाउंट के थ्रू, इसलिए आप कहेंगे ये कैसा है, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट है। नेक्स्ट आप समझें कि क्या इफ़ेक्ट होता है डेप्रिसिएशन का या डिवैल्यूएशन का। सबसे पहले इंपोर्ट पे देखें तो इंपोर्ट करना था तो इंपोर्टर ने एक डेफिनेट अमाउंट में रुपी किसको पे किया, एक्जिम बैंक को। एक्जिम बैंक ने उसको डॉलर दिया और उस डॉलर को पे करके उसने कमोडिटी परचेज कर लिया। एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस कमोडिटी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $1 है और डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन के पहले $1 का जो प्राइस था वो कितना था, 50 रुपीज़। तो इंपोर्टर को 50 रुपीज़ देने पड़े एक्जिम बैंक को। एक्जिम बैंक ने उसके बदले में $1 दिया, इंपोर्टर ने $1 पेमेंट करके कमोडिटी परचेज कर लिया। डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होने के बाद मान लेते हैं कि $1 का जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ पहुँच गया। अब इस इंपोर्टर को वही कमोडिटी परचेज करना है और इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस नहीं बढ़ा, अभी भी $1 के आसपास ही है। तो इंपोर्टर को अब $1 चाहिए है जिसको पे करके वो इंपोर्टेड कमोडिटी ले लेगा, लेकिन इस $1 को परचेज़ करने के लिए अब उसको 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो अगर आप सिर्फ रुपी के टर्म में देखें इस कमोडिटी की वैल्यू, इंपोर्टेड कमोडिटी की वैल्यू, तो पहले ये 50 रुपीज़ का था, अब ये 70 रुपीज़ का हो गया। इसका मतलब कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है, इंपोर्ट महंगा हुआ है, और जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड है कमोडिटी के प्राइस से। जब डिमांड कम होगी तो इंपोर्टर कम इंपोर्ट करेगा। इस तरीके से एक इंपोर्टर नहीं, कंट्री के सारे इंपोर्टर इंपोर्ट कम करना स्टार्ट कर देंगे, और इंपोर्ट करना एक तरीके से डॉलर का पेमेंट है, जिससे डॉलर की सप्लाई कम होती है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर होता चला जा रहा है उतने अमाउंट का डॉलर, डिमांड क्रिएट हो रही है डॉलर की। और जैसे ही इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर कम खर्च होंगे इंडिया की तरफ से, और ये डॉलर जो हमारे पास बचे रह जाएंगे उसकी सप्लाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर एक कमोडिटी सेल करता था इंटरनेशनल मार्केट में, और मान लिया कि उसको उसके बदले में $1 मिलता था। उस $1 को वो एक्जिम बैंक को दे करके उससे 50 रुपीज़ ले लेता था, क्योंकि डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन के पहले हम मान के चलते हैं कि $1 का प्राइस 50 रुपीज़ था। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बाद $1 का प्राइस 70 रुपीज़ हो गया। इस कंडीशन में एक्सपोर्टर ने फिर से अपनी एक कमोडिटी को सेल किया इंटरनेशनल मार्केट में, उसको $1 मिले, $1 उसने एक्जिम बैंक को दिया, और इस बार उसको 50 नहीं बल्कि 70 रुपीज़ मिले। तो एक्सपोर्टर प्रमोट होगा, मोटिवेट होगा, और वो और अधिक एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब अधिक एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर आते चले जाएंगे एक्जिम बैंक के पास और डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन करने पर गवर्नमेंट का फ़ायदा है या उस कंट्री का फ़ायदा है, क्योंकि उसके पास डॉलर खर्च कम होते हैं, एक्सपेंडिचर कम है डॉलर का, और डॉलर की इनकम अधिक है। इंपोर्ट कम हुआ और एक्सपोर्ट बढ़ा, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो व्यापार का संतुलन है, वो बेहतर होगा, वो बेटर होगा पहले की कंपेरिजन में।
इस तरीके से डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन दोनों ही फ़ायदेमंद होता है कंट्री के लिए। तो फिर हर कंट्री इसको अडॉप्ट कर सकती है। अगर हर कंट्री ने डिवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे के करेंसी के कंपैरिजन में, जिसको कहते हैं करेंसी वॉर, मुद्रा युद्ध। और करेंसी वॉर किसी के फेवर में नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देगा, ख़राब कर देगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार को। इसकी दूसरी ओर इंडिया डेप्रिसिएशन होने पर दुखी क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है और इंपोर्ट को रोक रहा है, लेकिन हमारे जो बहुत सारे एक्सपोर्ट भी ऐसे हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? इंपोर्ट पे। फॉर एग्जांपल, इंडिया वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा इंपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए उसको पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर। इसी तरीके से इंडिया वर्ल्ड लेवल पर जेम्स एंड ज्वेलरी का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उसके लिए गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स या स्टोन्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो अगर हमारा इंपोर्ट महंगा होगा डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन के कारण, तो हमारा एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट महंगा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे कमोडिटी का प्राइस अधिक होगा, तो वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और हमारा एक्सपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये कुछ लिखे हुए टर्म्स में है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक 3 बार बड़े अमाउंट पे डिवैल्यूएशन किया गया है, और उसके बाद से गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन करना छोड़ दिया और मार्केट के बेसिस पे डिसाइड होता है अब डॉलर का प्राइस। इसीलिए आप डे टू डे और यहाँ तक कि सुबह से शाम के बीच में भी डॉलर के प्राइस को फ्लक्चुएट होता हुआ देखते हैं, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, अब वो मार्केट डिसाइड कर रहा है। नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट लीगल टेंडर को, इसका मतलब जो चल रही करेंसी है उसको इलीगल डिक्लेयर करके, उसको वापस लेकर के, उसको बंद करके उसके जगह पर नई करेंसी को इशू करती है। जैसा कि आपने सबसे नया एग्जांपल 8 नवंबर 2016 को देखा, जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, पीएम मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि 1000 और 500 रुपये के नोट रात 12 बजे के बाद से लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे, और उनके जगह पर एक नया 500 का नोट और नया 2000 रुपीज़ का नोट इशू किया गया। तो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चल रही करेंसी को, जिसको लीगल टेंडर कहा जाता है, उसको इलीगल डिक्लेयर करके उसके जगह पर नई करेंसी को प्रिंट किया जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो अगर आप चाणक्य की बात करें या उसके बाद मॉडर्न टाइम की ही बात करें, सब इस बात से एग्री करते हैं कि करेंसी का डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हर गवर्नमेंट को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद करना चाहिए। इससे जो इंडिया में एक्सपेक्ट किया गया आरबीआई के थ्रू 8 नवंबर को, वो 3 ऑब्जेक्टिव थे कि 3 ऑब्जेक्टिव को सर्व करना है इसके थ्रू। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि ब्लैक मनी और करप्शन को रोकना है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति ब्लैक मनी को होल्ड करता है वो कैश के अमाउंट में होल्ड करेगा या उसको गोल्ड के अमाउंट में होल्ड करेगा। तो गोल्ड को परचेज़ करने पर, चूँकि गवर्नमेंट ने पैन कार्ड दिखाना कंपलसरी कर दिया, इसलिए वो स्टेप भी कम हुआ, लेकिन कैश में रखना अभी भी चल रहा था। अगर गवर्नमेंट ने उस कैश में रखे गए नोट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि अब आप उसको एक्सचेंज करने के लिए बैंक में आएँ और उसके बदले में नई करेंसी लेकर के जाएँ, तो जिसने होल्ड करके, जिसने जमा करके रखा था नोट, उसको ला करके जमा करना पड़ेगा बैंक में और उसके जगह पर नई करेंसी लेना पड़ेगा। उस कंडीशन में बैंक उससे पूछ सकती है कि आपके पास ये पैसा किस इनकम के सोर्स से आया, और अगर उसने उस इनकम के सोर्स को पहले डिक्लेयर नहीं किया था और उसके ऊपर पहले टैक्स नहीं पे किया था, तो वो अमाउंट उसका ब्लैक मनी कहलाएगा, और बैंक में जब वो अब जमा कर रहा होगा तो गवर्नमेंट उससे उतने अमाउंट का टैक्स भी ले लेगी। सेकंड क्या है? टू प्रिवेंट काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। तो लंबे समय तक अगर कोई सेम टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी हुई करेंसी चल रही होगी, तो जो लोग नकली करेंसी, काउंटरफीट करेंसी प्रिंट करना चाह रहे हैं, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया होगा, उस पेपर को अचीव कर लिया होगा, उस इंक को अचीव कर लिया होगा। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे अगर कि इन सारी करेंसी को इलीगल डिक्लेयर करके हम नई टेक्नोलॉजी से प्रिंट करेंगे, नए इंक से प्रिंट करेंगे या नए पेपर पे प्रिंट करेंगे,
उस कंडीशन पे उन नकली करेंसी छापने वाले लोगों को वो टेक्नोलॉजी, वो पेपर, वो इंक अचीव करने में लंबा समय लग जाएगा। तब तक में जब वो अचीव कर पाएंगे, गवर्नमेंट फिर से एक बार डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कर देगी। इस तरीके से काउंटरफिट करेंसी, नकली करेंसी को भी रोका जा सकता है। और तीसरा, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म की फंडिंग ज़्यादातर ब्लैक मनी या काउंटरफिट करेंसी के थ्रू ही होती है, और अगर आपने ब्लैक मनी या काउंटरफिट करेंसी को कंट्रोल कर लिया तो टेरर फंडिंग को भी रोका जा सकता है। ये 3 ऑब्जेक्टिव जो डिक्लेयर किए थे आरबीआई ने डिमोनेटाइजेशन के लिए। और कौन से ऑब्जेक्टिव सर्व कर सकता है ये डिमोनेटाइजेशन? उसमें सबसे पहला कि अनअकाउंटेड कैश जो लोगों के पास था उस पर अब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, क्योंकि वो अब अकाउंटेड हो जाएगा जब वो बैंक के अकाउंट में आकर जमा होगा। और दूसरा कि डिजिटल इंडिया मूवमेंट को प्रमोशन मिलेगा, और इस इवेंट के बाद ज़्यादातर लोग कैश में ट्रांजैक्शन करने के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे, इन सब का दौर बढ़ता चला गया 2016 के बाद से। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने 1938 में डिमोनेटाइजेशन किया था, 1946 में, उसके बाद 1954, 1978। तो 1978 वाले इवेंट में 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ के नोट जो चल रहे थे ब्रिटिश टाइम से, उन सबको डिमोनेटाइज कर दिया गया। हालांकि 1000 रुपीज़ के नोट को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के थ्रू, और उसको फिर से डिमोनेटाइज कर दिया गया 8 नवंबर 2016 में, जो हमने अभी देखा है। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन और उन दोनों में डिफरेंस, और इसके साथ साथ में डिमोनेटाइजेशन को समझा, उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किस तरीके से वो अच्छा है या बुरा, वो भी आपने डिस्कस किया इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा।